गुड मॉर्निंग सबको। कहाँ तक पढ़ा था हमने कल? कुछ एग्जाम्पल बताए थे मैंने चेंज ऑफ स्टेट के। चेंज ऑफ स्टेट कल बता रही थी मैं क्या होता है। माइक ऑफ करो। यस मैम। सब लोग माइक ऑफ करो। हाँ, सुजल मिंज ऑफ करो। हम्म। तो हाँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे चेंज ऑफ स्टेट के। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सॉलिड मटेरियल मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड कन्वर्ट होकर के गैस में होता है। तो अब आगे देखते हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जिनको हम अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है। कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे। जैसे कि अगर हम आयरन के पीस मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अगर सल्फर पाउडर के साथ में मिक्स कर देंगे तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पाउडर के साथ में अगर हम लोहे को मिक्स करेंगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम उन दोनों मिक्सचर को हीट करते हैं, गरम करेंगे एक साथ मिक्स करके, तो वहां पे आयरन सल्फाइड बनने लगता है। ठीक है। वैसे ही जब पोटेशियम क्लोरेट को या पोटेशियम परमैंगनेट को, ये सारे केमिकल हैं, इनको हम जब गर्म करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। चलिए, ये तो उसका स्टार्टिंग था, अभी और इसके आगे देखते हैं। हम्म। देखिए, कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि कभी कभी किसी चीजों को जब हम गर्म करते हैं या गर्म करते हैं तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंजेस होने के कारण वहाँ पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हम आयरन के पीस के साथ में सल्फर पाउडर को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से नहीं होगा, वहां पे उसको हीट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंजेस होता है, और उसके साथ ही साथ वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल हम वाटर के साथ में लाइम स्टोन को मिक्स करते हैं, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, चूना चूने का पत्थर, और सोडियम को मिक्स करेंगे वाटर के साथ में, या सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ में। इसके अलावा कुछ केमिकल चेंजेस यहाँ पर लिखा है। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब किसी केमिकल को जब आप मिक्स करेंगे और वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ ही साथ वहां पे कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। हमको पता है कि आप जानते होंगे और आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में दूध या खाने की जो चीजें होती हैं वो बहुत ही जल्दी बासी हो जाती है या खराब हो जाती है अगर आप उसको गर्म एरिया पे रख के छोड़ देंगे, या जैसे दूध को अच्छे से बॉईल नहीं करेंगे, या खाने की चीजों को सब्जियों को अगर आप गर्म एरिया में छोड़ देंगे तो वो 7 8 9 घंटे के बाद वो क्या होता है, खराब होने लगता है। ठीक है, उसमें से स्मेल आने लगती है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को स्पॉइल करने लगते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब कि गर्मी बढ़ती है 30 डिग्री to 45 डिग्री, वैसे वैसे उसमें बैक्टीरिया आते हैं और वो खाने को खराब करते हैं। किसका माइक ऑन है? साक्षी सिंह। उसके बाद लेकिन अगर आप उस चीजों को जितना ज्यादा आप गर्म करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी जैसे बढ़ती है वो खाना खराब होता है, लेकिन उसको और अगर आप 60 डिग्री 100 डिग्री तक उसको जब गर्म करने लगते हैं तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीने के लिए सिर्फ 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड ही एवरेज मतलब इतना डिग्री ही लायक होता है, बाकी बहुत ज्यादा हीट से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
इस कारण से गर्मी के मौसम पे मिल्क को कई टाइम सेवरल टाइम्स उसको बॉईल करना पड़ता है ताकि वो खराब होने से बच सके। इसके अलावा फ्रूट, मिल्क, फूड, ये सारी चीजों को हम फ्रिज में रखते हैं लो टेम्परेचर पे, मतलब ठंडी जगह पे रखा जाता है ताकि ये सारे खाने खराब ना हो सके, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो लो टेम्परेचर पे भी मर जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी मर जाते हैं, बट उनका जो जीने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो होता है 30 to 45। इसलिए 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मैमल सेल, मतलब या बर्ड के लिए भी सही होता है, सुटेबल होता है। इसी कारण से जो एग होता है, बर्ड के जो एग्स होते हैं, उनको वार्म की या उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के ही वो उसमें से एग से बच्चे बाहर आते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर जो है, उनको वो एरिया या टेम्परेचर बोल सकते हैं कंफर्टेबल चाहिए होता है। समझ में आया? यस मैम। चलो। यस मैम। मेजर यस मैम। ओके ओके, शांत। अब देखो मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को कैसे नापा जाता है, किस चीज से नापा जाता है या मेजर किया जाता है? हमने पढ़ा कि हीट एक एनर्जी के फॉर्म पे होता है, ठीक है, जिसके कारण से टेम्परेचर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप धूप में किसी बर्तन को रखते हैं, लोहे के किसी सामान को रखते हैं, तो वो गर्म हो जाता है, मतलब कि वो हीट हो जाता है। और अगर वो हीट होगा, इसका मतलब उस लोहे के सामान का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। और हीट एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। इसके अलावा कुछ और एनर्जी के भी कुछ और भी यूनिट होते हैं, जैसे कि कैलोरी या किलो कैलोरी। तो यहाँ पर दिया है 1 कैलोरी हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 ग्राम वाटर को अगर गर्म करना है, तो उसके लिए आपको 1 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे 1 कैलोरी इज इक्वल टू होगा 4.186 जूल, और 1000 कैलोरी इक्वल टू होगा 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हम देंगे गर्म करने के लिए और 1 किलोग्राम वाटर होगा, तो वहां पे 1 किलो कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बॉडी। अगर आप एक ब्लैक कलर की अम्ब्रेला को बाहर लेके जाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाते हैं, तो वो गर्म हो जाएगा, और अगर आप उसको अपने हाथों से टच करेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ, ये जो अम्ब्रेला है वो गर्म हो गया है, क्योंकि जो हीट होता है वो उस बॉडी को में चला जाता है, और वो जो हीट है, सॉरी, वो बॉडी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ थर्मल एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है मास। किसका बज रहा है? ये कंचन सोनवानी। हाँ, मास का मतलब एक बार के लिए ये मान सकते हैं वेट। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसको उतने ही ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप एक रुमाल, एक ब्लैक कलर के रुमाल को धूप में लेके जाएंगे, तो सिर्फ उस रुमाल जितना ही धूप उस पे आएगा, लेकिन अगर आप एक बड़े से चादर को धूप में रखेंगे तो उस पूरे चादर जितना धूप उसमें एंटर करेगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है
एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड, नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के सॉरी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की चीज से बना है। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक की चीजों को देखोगे तो वो ज्यादा हीट नहीं लेता है। लकड़ी का ऑब्जेक्ट सबसे कम हीट लेता है। लोहे का ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा हीट लेता है। तो मेटल एंड ऑयल, इन दोनों को, ये जो दोनों चीजें होती हैं वो वाटर के कंपेयर में फास्टली हीट होती हैं। इसका मतलब कि इनके टेम्परेचर को आप इजिली इंक्रीज कर सकते हैं और इनमें लेस थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। किस प्रॉपर्टी को? जब किसी ऑब्जेक्ट के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और वहां पे 1 kg का जो वाटर होगा उसको हीट करना होगा, तो वहां पे लगने वाले हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। जहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके कुछ और मटेरियल्स भी दिए हुए हैं टेबल में। ये देखिए, वाटर का दिया हुआ है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है। आइस, ग्लास, आयरन, कॉपर, मरकरी, लेड, सबका कितना वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट, इस टेबल को ये देख के पता चलता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब कि वाटर को गर्म करने के लिए ज्यादा अमाउंट हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा टाइम भी लेगा, या बहुत ज्यादा एनर्जी भी लेता है जब इसको ठंडा होना होता है। इसके बाद इसका एग्जांपल देखिए, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन इंजन ऑफ व्हीकल। जिससे कि कार का अगर इंजन खराब हो जाता है या बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, रेडिएटर वगैरह, तो वहां पे हम वाटर को डालते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये उस टाइम उस इंजन को ठंडा करती है। वार्म वाटर इज यूज्ड इन बॉटल फॉर मसाजिंग। ठीक है, अगर बॉडी मसाज वगैरह करना होता है या कहीं पे पेट में अगर दर्द होता है तो वाटर, प्लास्टिक के बोतल में अगर हम गर्म पानी को डाल करके उसको अपने बॉडी पे मूव कराते हैं तो उससे बहुत रिलैक्स लगता है, या उसको मसाज में यूज किया जाता है। रेगिस्तान, रेगिस्तान आपने देखा होगा या सॉरी सुना होगा कि गर्मी के मौसम में बहुत गर्म होता है, ठंडी के मौसम में बहुत ठंडा होता है। सॉरी, रात को बहुत ठंडा होता है, दिन में बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो जो सी वाटर है वो दिन के टाइम पर सनलाइट की हेल्प से गर्म हो जाती है, बट रात को कूल होती है, रात को ठंडी होती है। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं, बहुत आराम से ठंडी होती है। और वैसे ही रात के टाइम पर जो एटमोसफेयर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के साइड का जो एरिया होता है, वो हीट एनर्जी के कारण वहां पे गर्म हो गया रहता है। तो मैम। हाँ बोलो। मैम, मरकुरी मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर देखा है? यस मैम। वो क्या बोलते हैं, ये वाला नहीं, अभी वाला नहीं, पहले के टाइम पे जो आता था ग्लास का होता था, कांच का बना रहता था लंबा सा। क्योंकि वो नो अभी मैम, नहीं नहीं मिलता है, देखा। पहले मिलता। हाँ बेटा देखो, उसमें ना एक, जैसे कि ना मम्मी से पूछना अपने या घर पे किसी से, उसको जैसे गर्म बॉडी पे आप टच करने से क्या होता था, उसके अंदर ना पारा बोलते हैं, वो एक मेटल, वो एक एटम, एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, छोटा सा रहता है। वो वही चढ़ता है उसके ऊपर, जितना ज्यादा आप उसको बॉडी गर्म होगा वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, अगर आपका बॉडी ठंडा तो वो नीचे की ओर आ जाता है। वो एक लिक्विड टाइप का यस। चीज होता है। हाँ, लेकिन
वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, हार्ड मटेरियल के फॉर्म पे रहेगा, लेकिन अगर आप उसको रूम में हम नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, और वो यस ग्लास मैम। के ऑब्जेक्ट पे स्टिक भी नहीं होता, चिपकता भी नहीं है। यस मैम। मैम और कॉपर मतलब क्या होता है? कॉपर की वायर बनाए जाते हैं, आप वायर को देखिए हो अंदर से प्लास्टिक का कवर रहता है, उसके अंदर पे छोटे छोटे दो तीन चार ठो पतले पतले लगे रहते हैं वायर। यस हाँ मैम, यस मैंने मैम, देखे। मैं भी देखी हुई हाँ, है। हाँ, ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये एक बोल सकते हैं एलिमेंट है, एटम है। आपको नाइन्थ में ना एक साइंस की बुक में एक टेबल मिलेगा जहाँ पे सारे चीजों का नाम दिया रहेगा, लगभग 114 कुछ नेम एलिमेंट के दिए रहेंगे, वहां पे सब पता चलेगा एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे होता है। ऐसे आप देखे होगे नहीं तो नहीं जान पाओगे ना, यूज की हेल्प यस से ही मैम। समझ पाओगे। हम्म। ओके, थैंक यू तो मैम। यह ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ दिया है। देखो, हीट को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब मास हो गया, और एस का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तेजस कुमार साहू, डोंट टच स्क्रीन, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू टी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। इस सारी चीजों को आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, बड़े टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसके बाद आपको एक चीज यहाँ दिया हुआ है कि हीट कैपेसिटी जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, किस तरह से सॉल्व किया गया, उससे ज्यादा अच्छा आप इसकी वैल्यू को याद रख लें। 3.86 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी तक हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड देखा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हमको देना है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट का वेट वहां पे 100 kg है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर की बात कर रहा है कि कॉपर को अगर 100 kg कॉपर को अगर हमको गर्म करना है, टेम्परेचर हमने अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो वहां पर हीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम 100 kg, मतलब कि जो आप उसका वेट है उसको 386 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा। चलिए, लास्ट है टॉपिक आपका थर्मोमीटर। वी कैन सेंस वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के या टच करके बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है, बट आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा, कितना डिग्री गर्म है या कितना डिग्री वो ठंडा है। तो उसके लिए हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है। अभी मैं थर्मोमीटर का ड्रॉ दिखाऊंगी। ये एक ट्यूब होता है, पतली सी ग्लास का एक ट्यूब बना होता है, और इसमें छोटा सा होल होता है, नैरो होल होता है। ठीक है, एकदम नीचे तक पूरा होल होता है। इसका एक साइड जो है वो खुला रहता है, जिसपे छोट मरकरी फिल होता है, बट जो अदर साइड होता है वो रिमूव रहता है, सॉरी सील रहता है, ताकि वहां पर एयर ना एंटर कर सके। और इसकी जो इसमें जो स्केल बनी होती है उसको हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल बोलते हैं। ये देखो, इसका ड्रॉ है ये। पहले के टाइम पर ऐसा ही आता था थर्मोमीटर, आज के टाइम पर चेंज कर दिया है, डिजिटल वाला सेल्सियस थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पे ना स्केल बनी रहती है, और नीचे पर एक पारा रहता है, मरकरी रहता है। जैसे ही बॉडी गर्म होगा वो चढ़ के ऊपर जाएगा और कहीं पर भी जाके रुकेगा, तो डॉक्टर बताते थे कि आपको कितना बुखार है, कितना टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है। इसके अलावा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस का यूज करते हैं। कौन डिस्टर्ब यस कर मैम, रहा है? मैंने देखा है। कंचन सोनवारी, माइक क्यों नहीं ऑफ करती हो तुम? हम्म, ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, थर्मोमीटर। इसमें मरकरी का यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मरकरी एक शाइन करने वाला, चमकने वाला और नॉन ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। इसका मतलब ये है कि ये आपको ग्लास के बाहर से इजिली दिखाई देगा। इसके अलावा ये ग्लास के वॉल पे स्टिक भी नहीं होता, चिपकता भी नहीं है।
और ये लिक्विड फॉर्म पे होगा अगर आप इसको -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे, या इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मतलब इसको हम 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर सकते हैं और -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर सकते हैं, जमा सकते हैं। इट रेट ऑफ एक्सपांशन इज सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल टेम्परेचर। सारे अलग अलग टाइप के टेम्परेचर पे इसका अलग अलग फैलने की कैपेबिलिटी होती है। गौरव रात्रे कौन है? हम्म। तो थर्मामीटर में जो डिविजन्स बने होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। 0 का मतलब आपका बहुत ठंडा हो गया और 100 का मतलब गर्म हो जाता है। और आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 0 से स्टार्ट होकर 100 तक रहता है। चलिए, और इसके अलावा इसमें पढ़ने लायक है आपका प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए जब अगर हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं। सबसे पहला चीज, थर्मोमीटर को हमेशा वॉश करना है यूज करने के पहले, ठीक है, या फिर हो सके तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। इसमें जो मरकरी का लेवल होगा वो 30 डिग्री तक होना चाहिए, 30 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। थर्मोमीटर को आपको ध्यान से और उसकी सारी लाइन ऑफ स्लाइड को ध्यान से देखते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए उसको रीड करना है। इसको अच्छे से बहुत बेकार बेकार बच्चे हो तुम लोग। इसके बाद इसको अच्छे से पकड़ना चाहिए क्योंकि ये कांच का होता है और ये किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और डोंट होल्ड थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। इसको इस तरह से पकड़ना है ताकि इसमें सारी रीडिंग दिखाई दे। इसकी रीडिंग जहां पर बनी है वहां पे अपने हाथ को नहीं रखना है। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। अभी आपको व्हाट्सएप पर मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर सेंड कर देती हूँ, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन आंसर को मैं सेंड करूंगी। ठीक है, डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा ग्रुप में। यस मैम। ओके मैम। चलो एंड करो। ओके मैम।